हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड एल्कीन और पढ़ लेते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एल्कीन क्या होते हैं, नेचर ऑफ एल्कीन एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, पर ध्यान से देखते रहना, बोर्ड को फोकस बोर्ड पे जमाए रखना, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठना, जो बोलूँगा लिखवाऊंगा वो सब लिख लेना आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर एल्कीन क्या होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार एल्कीन। क्या नाम है भैया, एल्कीन्स। यार नाम तो बड़ा स्पेशल लग रहा, पढ़ा हुआ भी लग रहा है, बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन जो आपने ये टॉपिक बहुत पहले पढ़ रखा होगा, हाई स्कूल 12th क्लास सब में पढ़ा होगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना वैसे देखना आप कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक आपका। एल्कीन्स तो समझ लेना कि यार एल्कीन्स है तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, सबको पता है, सबने याद कर रखा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है या दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाते हैं। तो बिना देर करे रख देते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है हमारी कि एल्कीन्स क्या होते हैं भैया, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ओके, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ओके सर, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, हाँ सर, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, क्या बात है, जिनमें दो कार्बन एटम के बीच, ठीक है, जिनमें दो कार्बन एटम के बीच, ओके सर, दो कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? अरे भैया बता दो जरा, कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। हाँ सर, डबल बॉन्ड होता है। क्या कहलाता है हमारा? डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स कहलाते हैं। ध्यान देना बेटे, एल्कीन्स कहलाते हैं। ओके सर, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स कहलाते हैं। और आपको पता है यार, डबल बॉन्ड जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड का नेचर है। करते हैं इसके बारे में भी। और सबसे हाईली रिएक्टिव डबल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करोगे ना आप, तो सबसे हाईली रिएक्टिव जो आएगा वो डबल बॉन्ड ही आएगा। ध्यान देना, कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है सर। पर वहां से तो आपने लिख दिया, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं हमारे? एल्कीन्स कहलाते हैं। ओके चलो साहब, एक चीज और है, एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, याद कर लेना, ओलेफिन्स भी कहते हैं, एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं। क्या बात है यार, देखो क्यों, जरा ध्यान देना बेटे। एल्कीन्स जो है ना, एल्कीन्स, इस एल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स कहते हैं। ध्यान देना लाइन पे, ओलेफिन्स कहते हैं। यार क्या बात है, एल्कीन्स को ओलेफिन्स कहते हैं। असल में क्या रीजन रहा होगा एल्कीन को ओलेफिन्स कहने का? सर मुझे तो पता नहीं है, आप बता दो। देखो ओलेफिन्स जो था ना, वो एक ऐसे वर्ड से लिया गया, यानी कि ओलेफिन्स एक ओलिफिएंट्स वर्ड से लिया गया, ओलिफिएंट वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तेल बनाने वाली गैस। देखो याद कर लो ठीक से कि जो मेरे पास ओलेफिन्स है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये इस वाले वर्ड से। ध्यान देना, देखो अगर मैं डीपली जाऊं तो ओलेफिन्स दो वर्ड, ध्यान देना, दो वर्ड से मिलकर बना है। अच्छा कौन कौन से वर्ड हैं? मिलकर बना है। अच्छा कौन कौन से वर्ड हैं? देखो यहाँ जो मेरे पास पहला वर्ड होता है, जैसे देखो तुम्हारे पास है ओलेफिन्स है मेरे पास, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड जो होता है वो होता है ओलियम। क्या होता है बेटे? ओलियम होता है, ठीक है, ध्यान देना, ओलियम, जिसका मतलब होता है ऑयल। क्या मतलब होता है बेटे इसका? ऑयल, यानी कि तेल, ठीक है। और जो फिएंट होता है ना मेरे पास, फिएंट, ये मेरे पास जो फिएंट होता है, तो इसका मतलब होता है फॉर्मिंग। क्या होता है बेटे? फॉर्मिंग, ठीक है, यानी कि ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि ओलिफिन्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ऑयल फॉर्मिंग। अगर आप डीपली जाओ, यानी कि और अंदर जाओगे, तो एक वर्ड आता है गैस, ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटे? फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है गैस। क्या मतलब होता है इसका? गैस। ध्यान देना, इस गैस, देखो आप बीएससी में हो, ठीक है, ये नहीं कोई भाई 12th क्लास में हो या फिर 11th क्लास में हो तो करें, आप बीएससी में पढ़ रहे हो, उसका मतलब है बीएससी लेवल का पढ़ो यार, कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं। तो ये जो गैस होता है, गैस GAZ, ये एक फ्रेंच वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है गैस, ठीक है। और प्लस मेरे पास क्या था? फिएंट आता है। क्या था मेरे पास? या फिर मैं बोल देता हूँ उसको ओलिफिएंट, यानी कि ओलेफिएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटे? ऑयल फॉर्मिंग, ध्यान देना, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है, ऑयल फॉर्मिंग। ये फ्रेंच आ गया तुम्हारे पास, चाहे डच भी आता है, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, बहुत सारी जगहों में अलग अलग मिलता है। ये गैस का मतलब, गैस क्या, एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड गैस का मतलब क्या? गैस से होता है। और ओलिफिएंट तो अपना है ही ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि ऑयल फॉर्मिंग गैस या तेल बनाने वाली गैस। यानी कि अगर आप रियलिटी में मीन देखोगे तो जो ओलिफिन्स होता है वो ओलिफिएंट
सबसे लिया गया, जो ओलिफिन्स होता है वो ओलिफिएंट सबसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गैस ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि ऑयल फॉर्मिंग गैस, यानी कि तेल बनाने वाली गैस। मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं। देखो जो मेरे पास ओलिफिन्स है ना, ये ओलिफिन्स, ठीक है, ओलिफिन्स जो होता है वो कैसे लिया गया, ओली यानी कि ओलिफिएंट शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है, ठीक है, लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, हिंदी में ले दे रहा हूं, जिसका अर्थ है तेल बनाने वाली गैस, ओके, जिसका अर्थ है तेल बनाने वाली गैस। बड़ा डीपली लगा पढ़ो यार, बड़ा करके। तो गैस क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, गैस होता है। ओलिफिएंट ये मैंने बोल दिया ऑयल फॉर्मिंग, ये एक लैटिन वर्ड होते हैं, ये क्या होता है, एक लैटिन वर्ड होते हैं। तो ओलिफिएंट मतलब ऑयल फॉर्मिंग, तो ऑयल फॉर्मिंग गैस, तेल बनाने वाली गैस, ठीक है। तो ओलिफिन्स होता है वो ओलिफिएंट सबसे लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, तेल बनाने वाली गैस। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जो लोअर क्लास मेंबर होते हैं एल्कीन के, जो लोअर क्लास मेंबर होते हैं, जैसे लोअर क्लास मेंबर जैसे एथिलीन हो गया हमारा, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया हमारा, ब्यूटीन हो गया, जो लोअर क्लास मेंबर है ये हमेशा हेलोजन से क्रिया करके तेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, यानी कि ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो क्या लिखना है, जो एल्कीन है ना, इस एल्कीन का प्रथम सदस्य पता होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एथीन होता। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे चीज को, देखो किसका भाई, हमारे पास जो एल्कीन का प्रथम सदस्य होता है, ओके सर, एल्कीन का प्रथम सदस्य, एल्कीन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है बेटे, रट लो, ठीक से पढ़ लो इस चीज को। एल्कीन्स का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है, यानी कि प्रथम सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर होता है, एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता है बेटे, एथीन होता है, यानी कि एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन होता है, ठीक है, एथिलीन होता है, ओके सर। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथिलीन होता है, क्या बात है सर। जो हेलोजन से क्रिया करके, बेटे, जो हेलोजन मतलब फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद कर लो, फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो एल्कीन का प्रथम सदस्य एथिलीन होता है, जो हेलोजन से क्रिया करके, हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तेल जैसा पदार्थ बनाता है, ठीक है, नहीं, यानी कि ऑयली प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है भाई, ऑयली प्रोडक्ट बनाता है। याद कर लेना ठीक से कि एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या नाम है इसका, एथिलीन। क्या नाम है बेटे इसका, एथिलीन होता है, जो हेलोजन से क्रिया करके ऑयली प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं एथीन की बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, घबराओ मत, प्लस Br2, तो चेंज टू मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास Br, और ये आ गया मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइब्रोमाइड या एथिलीन ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, एथिलीन ब्रोमाइड। और ये क्या है हमारा, तेल जैसा पदार्थ, ऑयली प्रोडक्ट। क्या है बेटे, ये ऑयली प्रोडक्ट, ध्यान देना, ये क्या है, ऑयली प्रोडक्ट है ये, ठीक है। क्या समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ, एल्कीन किसे कहते हैं। अच्छा जरा ये भी बता दो कि एल्कीन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है। एल्कीन का नॉर्मल फॉर्मूला सबको याद है, CnH2n होता है, CnH2n होता है, यानी कि एल्कीन का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है साहब। एल्कीन्स का नॉर्मल फॉर्मूला यानी कि एल्कीन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो आता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र सर, हाँ क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता, ओके सर। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता, सो ये तो बहुत पहले पढ़ रखा, हाँ पढ़ रखा, तभी तो याद करवा रहा हूँ ये, तो CnH2n होता। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता। अब जब CnH2n होता है तो देखो फर्स्ट मेंबर में कैसा निकालता हूँ मैं, यहाँ पे रख देता हूँ, एक तो बनेगा नहीं, मैथिलीन नहीं बनता, क्योंकि मैथिलीन में डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, एक कार्बन कैसे बना देगा, लेकिन फिर भी उसको हम मैथिलीन ग्रुप बोल देते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे, 2 रखो। पहला मेंबर जो है ना इसका प्रथम सदस्य, एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता है, एथिलीन होता, ठीक है। मैं यहाँ 2 रखता हूँ, ठीक है, C2H। अच्छा 2 दूनी मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके हल्का सा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, C2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास एथीन। ये IUPAC नाम है बेटे, एथिलीन। क्या ये इसका नाम, सामान्य नाम है एथिलीन, और IUPAC नाम है क्या मेरे पास, एथीन। इसको खोलोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया मैंने फर्स्ट चैप्टर में कि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, आपको बैलेंसी पूरी करनी है, ध्यान देना चीज़ में। तो C2H4 एथीन और CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे अगर मैं बढ़ाऊँ तो बेटे यहाँ पे 3 रख दो, C3 3 दूनी 6, तो
तो C3H6 आ जाएगा मेरे पास। इसका नाम क्या हो गया, चलो बताओ सर इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है प्रोपीन। ओके सर, क्या नाम है इसका बेटे, प्रोपीन। क्या बात है सर। और जब मैं इसको खोलूंगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 मिल जाएगा आपको। है डबल बॉन्ड, जो जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो सब के सब क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। चाहे 2 डबल बॉन्ड पाए जाएं या 3 डबल बॉन्ड पाए जाएं, हैं क्या आपके एल्कीन ही होंगे वो। ठीक है, बस जितने डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है उस कंपाउंड की। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं तो मेरे पास C4 देखने मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो खुद लिख के देख लेना अपना आप। और मेरे पास 4, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8, और इसका नाम हो गया बेटे ब्यूटीन। क्या नाम हो गया इसका मेरे पास, ब्यूटीन। ठीक है सर, ब्यूटीन। क्या बात है, कितना बढ़िया बर्थडे ब्यूटीन, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो हर कई मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड ही आया है। ध्यान देना स्लाइड पे। तो भैया ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन एल्किन का फिनिश हो जाता है। बढ़िया करके इसको लिखो आप नोटबुक में और नोट्स बनाओ ठीक से। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। एथीन की संरचना क्या होती है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। हालांकि डीपली अगर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो डाल दो जरा हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। चलो साहब, एथीन का फॉर्मूला याद है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो कितना ईजी है। अच्छा ये बताओ, जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाता है उनमें संकरण कौन सा होता है। यानी कि ये भी मेरे पास कार्बन है, ये भी मेरे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड है। अब ये बताओ जरा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाएगा इसके अंदर। यानी कि ये वाला इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। वह पढ़ा तो है ना फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब हाई स्कूल में अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है हाइब्रिडाइजेशन, तो सिंपल सी बात है, जितने भी डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। याद कर लो ठीक से। तो एथीन का पर कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मैं लिखने वाला हूँ इस लाइन को, पहला बना दूँ संरचना C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक H होगा और यहाँ मेरे पास क्या होगा बेटे, एक H होगा। यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, एक H होगा। यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, एक H होगा। और बेटा बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे तुम्हारे पास, 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा। और जो संकरण है मेरे पास वो बेटा कौन सा होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ध्यान देना है, संकरण इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में संकरण पाया जाता है और पर कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं, एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। एक पाई बॉन्ड होता है बेटे और एक क्या होता है तुम्हारे पास, सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके सर, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आपसे पूछा जाता है कि एथीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगा उसमें पूछ लेता है कभी कभी, सर ये बताओ जरा एथीन में इस सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, जरा मुझे बताओ कितनी होगी सिग्मा बॉन्ड की संख्या। गिन लो यार, 1 2 3 4 5। तो 5 क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है। याद कर लो ठीक से, 5 क्या होती है, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है। हो जाएगा क्लियर, घबराओ मत यार, साथ हूं मैं तुम्हारे। एक पाई बॉन्ड होता है और 5 क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। भैया पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। भैया साइड टू साइड ओवरलैपिंग है तो आगे चिपकेंगे अलग हो जाएंगे, बॉन्ड कमजोर होता है। लेकिन जब बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग का होता है ना, वो बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। और तुम भी यार हेड टू हेड बॉन्ड बनाना जब भी बनाओ। ठीक है, ये बन गया मेरे पास। तो ये पाई बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास क्या गया तुम्हारे पास, सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो कितने हो गए तुम्हारे पास, 5 सिग्मा और एक क्या हो गया मेरे पास, पाई बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो मेरे पास एथीन होता है, इस एथीन में ठीक है प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है, प्रत्येक कार्बन एटम, ओके सर, प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है, यानी कि एथीन में प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है सर, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या बात है भाई, कार्बन यानी कि दोनों कार्बन एटम के बीच कार्बन यानी कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओके सर, इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ओके, चलो मुझे बताओ बेटे, डबल बॉन्ड में ठीक है, डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, एक पाई बॉन्ड तथा एक क्या होता है बेटे, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और पता होना चाहिए कि प्रत्येक हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है ना, प्रत्येक
हाइड्रोजन एटम, ठीक है, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ गया, ठीक है भाई, हो गया। देखो यानी कि एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक है। तो प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, प्रत्येक, ठीक है सर, प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि प्रत्येक नहीं, दो कर दे रहा हूं मैं, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, ऑर्बिटल के बीच जो मेरे पास बॉन्ड होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पड़ा है तो भैया फर्स्ट ईयर वाले नोट्स उठाओ, देख लेना वहां पे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपको पता ही होगा यार, तो इंटेलिजेंट हो ही। दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल जो पाया जाता है मेरे पास, बॉन्ड एंगल, बड़ा छोटा बना, बॉन्ड एंगल जो होता है वो बेटे होता है तुम्हारा कितना, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री होता है। इस पे लाइन पे ध्यान देना, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो ये हो गया मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एथीन, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन के, एल्कीन की क्रियाशीलता कैसी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, देखो हेडिंग है हमारा रिएक्टिविटी, ओके, रिएक्टिविटी, ठीक है भाई, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, ठीक है भाई, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन की रिएक्टिविटी देखो जरा। तो सबसे पहला देखो, जब आई गई है बात तो एल्कीन की रिएक्टिविटी भी मैं करवाई दे रहा हूँ आपको, है ना, और भी ज़्यादा डीपली पढ़ लेंगे बाद में इसके, फिलहाल तो ये देख लो कि एल्कीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन जो होता है वो एल्केन और एल्काइन, एल्कीन जो होता है वो एल्केन और एल्काइन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अब तो मैं बताऊँगा मैं क्या रीज़न होता है, देखो। अच्छा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं समझा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है भाई। देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले याद कर लो कि एल्कीन में दो कार्बन एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है ना, यानी कि एक डबल बॉन्ड पाया जाता है जिसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। पहले मैं इस लाइन को लिख दूँ, तुम्हें देखो ये लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई किसमें, एल्कीन में, ठीक है भाई, एल्कीन में दो कार्बन एटम के बीच, दो कार्बन एटम के बीच, एल्कीन में दो कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटे, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। चलो साहब, डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ओके, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है ना, जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है, ये लिखना पड़ेगा बेटे इसमें, जिसमें एक पाई बॉन्ड तथा एक क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो मिल गया मुझे। तो यही तुम्हारे नोट्स हैं, कहीं बाहर मत जाना नोट्स के लिए साहब, नोट्स गाते फिरते रहो, यही आपके नोट्स लिखवा रहा हूँ मैं, ना तो नोट्स समझा भी सकता हूँ लेकिन यार तुम्हें नोट्स मिल जाते हैं उससे ज़्यादा और क्या लोगे आप लोग। तो एल्कीन में दो कार्बन एटम के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। आप पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड हाईली क्या होता है, पाई बॉन्ड इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल, यू नो, जानते हैं ना आप इसके बारे में कि जो पाई बॉन्ड होता है वो भैया, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड इज हाईली क्या, हाईली रिएक्टिव, समझ रहे हो ना इस चीज को, हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल होता है, एंड हाईली अनस्टेबल होता है। लाइन पे ध्यान दो, हाईली अनस्टेबल होता है। भैया क्या लाइन है, 100 रुपये की लाइन है, एक लाइन 100 रुपये की है कि पाई बॉन्ड इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली कैसा होता, अनस्टेबल होता। मैं कंपेयर करने वाला हूं, मैं एल्किन से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं एल्किन ही कंपेयर करूंगा एल्केन से और एल्काइन से, कि यार एल्केन और एल्काइन में और एल्कीन में कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो सबसे पहले देख लो जरा, मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं बेटे, इस चार्ट पे जरा फोकस करना ठीक से। ओके 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 सर, चार्ट पे फोकस करेंगे, हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मेरे पास आता बॉन्ड, क्या था बेटे मेरे पास, बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच मेरे पास सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच मेरे पास डबल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। यू नो, आप जानते हो कि इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भैया दो सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसमें दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। इसमें दो पाई बॉन्ड है और एक क्या मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है भाई, ठीक है। इनके आ जाता है मेरे पास बॉन्ड लेंथ, मैं निकाल देता हूं यहां पे बॉन्ड लेंथ। ठीक है साहब, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, याद कर लो ठीक से बेटे,
कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, है ना, समझ लो। तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ है किसकी, इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, समझ में आ रहा ना। और कार्बन कार्बन के बीच की कितनी आती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कितनी आ गई तुम्हारे पास 1.20 एंगस्ट्रॉम, यही तो देखा जाता है बस। अब इसके बाद तुम्हारे पास, ठीक है, अब इसकी जो एनर्जी होती है ना बेटा वो होती है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो आती है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी आती है, इस बॉन्ड एनर्जी पे ठीक से फोकस करना। बॉन्ड एनर्जी इसकी आती है 83 किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है, 83 किलो कैलोरी प्रति मोल। और जो इसकी बॉन्ड एनर्जी आती है वो आती है 146 किलो कैलोरी, वो 142 किलो कैलोरी आती है, ठीक है, 142 किलो कैलोरी। और उसकी जो आती है वो आती है 186 किलो कैलोरी, ध्यान देना लाइन पे, प्रति मोल। मैं ये ऊपर वाला लिख लो सेम टू सेम। तो भैया देखो सिंगल बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी मेरे पास आ रही है 83 किलो कैलोरी प्रति मोल, और इसकी जो डबल बॉन्ड की एनर्जी आ रही है वो आ रही है 142 किलो कैलोरी प्रति मोल, और जो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बॉन्ड लेंथ और एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है 186 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब लगाओ अंदाजा, है नहीं, यानी कि अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको 142 इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ना तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये बॉन्ड क्लिक होंगे। अब देखो जरा, अब बात ये आती है जो मेरे पास एल्कीन है, जितने देखो कहानी क्या आती है, पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर, पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जहां पाई बॉन्ड होता है ना वहां रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये ऊपर वाला है, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो भैया ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में मेरे पास क्या एक पाई है और एक क्या मेरे पास सिग्मा। अब आप सोच रहे होगे मैंने बोला कि पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन नहीं होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है मेरे पास, एल्कीन होता है। अब एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि इसमें भैया एक ही पाई बॉन्ड होता है और बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर चले जाते हैं। सपोज करो एक कमरे में 20 व्यक्ति भरे हैं, एक कमरे में 40 बंदे मान लो एक कमरे में 40 बंदे भरे पड़े हैं, घिच पिच हुआ पड़ा बिल्कुल ऐसे जैसे बोरी में चीनी भर दी हो आपने, ठीक है। अब सपोज करो उन बंदों से अचानक से कहा दिया जाएगा भाई बाहर निकलो, जब बाहर भागेंगे तो गेट से बाहर निकलने में भैया उनको क्या करेंगे, घिचपिच हो जाएगी, बड़ा टाइम लगेगा। वही साहब यहाँ होता है कि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हुई तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने में समय लग जाता है, लेकिन यहाँ कितनी होती है 4 होती है, और बड़ी आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन टूट टाट के बाहर चले जाते हैं और काम इसका हो जाता है। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव क्या है तुम्हारे पास, एल्कीन होता है। यानी कि जो एल्कीन होता है, मैं लिख रहा हूँ लाइन पे, इस लाइन पे ध्यान देना, 100 रुपये की लाइन है ये भी। एल्कीन जो होते हैं मेरे पास, एल्कीन जो होते हैं भैया वो एल्केन तथा एल्काइन, ठीक है, एल्काइन से अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, अधिक क्रियाशील होते हैं। ओके सर, अधिक क्रियाशील होते हैं, क्या बात है सर। यानी कि एल्कीन जो होते हैं वो एल्केन तथा एल्काइन से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं, क्योंकि भैया एल्कीन में एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड पाया जाता है जो आसानी से, ठीक है भाई, जो आसानी से एक एटम से दूसरे एटम पर क्या होता है बेटे, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो जाता है। अतः क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्नलिखित है। क्रियाशीलता का कौन सा क्रम बेटे, क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्नलिखित है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, घटता क्रम निम्नलिखित है क्या है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है हमारा भैया, एल्कीन। कौन सा है हमारा, एल्कीन, ठीक है साहब। उससे कम क्रियाशील है मेरे पास एल्काइन, क्या है मेरे पास, एल्काइन। और उससे कम क्रियाशील है मेरे पास एल्केन, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार एल्केन का तो कुछ सिंगल बॉन्ड है, ये तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा। भैया ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। क्यों, क्योंकि सिग्मा ही बॉन्ड है, बस पाई बॉन्ड होता है, हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होता है ये, और बड़े आसानी से टूट के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया कि भैया एल्कीन क्या होती हैं, ठीक है, उसके
रिएक्टिविटी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कीन को किस प्रकार बनाया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।